नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि यूरोप में किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होते हैं और उस दौरान जो सामाजिक परिवर्तन जब हो रहे होते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ लोग हैं वो परिवर्तन के पक्ष में हैं और कुछ लोग हैं वो परिवर्तन नहीं चाहते और कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन स्लोली परिवर्तन चाहते हैं और उनको हमने उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी के नाम से हमने जाना। अब वहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से परिवर्तन की डिमांड उठती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आती है उसके बाद में जो औद्योगिक समाज बनता है उसमें और उस समय सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, आइए जानते हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर था कि सामाजिक 19वीं जो शताब्दी है वो सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव का दौर है। कैसे, क्या कारण है कि सामाजिक बदलाव और आर्थिक बदलाव हो रहा है? नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और रेलवे का विस्तार हो रहा है। वहाँ पे नए नए उद्योग लग रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है। और जब इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति क्या हो गई, संपन्न हो गई, मतलब औद्योगिक क्रांति हो गई। जब औद्योगिक क्रांति हो गई इसका मतलब उद्योग बहुत सारे लग गए। जब लेकिन उद्योग लगने के बाद में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद में वहाँ पे क्या है, औद्योगिकरण के कारण अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं। कहा, हिंदी में आपने सुना होगा, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, लेकिन निगेटिव क्या हुआ, वो जो समस्याएं क्या उत्पन्न हुई उसके बारे में हम आगे जानते हैं। औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखाने में ला दिया। औद्योगिकरण जो हुआ उससे क्या हुआ कि महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो, सब कहाँ काम करने लग गए, कारखानों में काम करने लग गए। काम के घंटे बहुत अधिक हो गए फिर भी मजदूरी कम। अब व्यक्ति को काम तो करना पड़ रहा है 15-16 घंटे तक और मजदूरी मिलती है कम। ये बड़ी समस्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप नहीं देखें, आज तो कुछ नियम्स बन गए, लेकिन ये 19वीं शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं, आज 21वीं शताब्दी है। तो उस समय क्या है, सेठ लोग हैं वो काम खूब लेते हैं उनसे, लेकिन मजदूरी कम देते हैं। बेरोजगारी एक समस्या और होती है, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई। कैसे? और यदि वस्तुओं की मांग में गिरावट होने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मालिक है, कारखानों के मालिक है, वो मजदूर को तब तक अपने कारखाने में रखता है जब तक उसको जरूरत है। जैसे जरूरत खत्म उसको उस दिन नहीं बुलाता। तो इस तरीके से ये जो बेरोजगारी है ये बहुत ही समस्या है वहां पे। इसके आगे बात करें, शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। अब जहां पे औद्योगिक लग गया या उद्योग जहां पे लग गया वहां पे नेचुरल है कि क्या होंगे, लोग आकर बस जाएंगे, मजदूरी करने वाले बस जाएंगे वहां पे। जैसे मान लो मैकेनिक वगैरह हैं, लेबर्स हैं, वो सब वहां पे, इनके साथ साथ में फिर व्यापार भी बढ़ जाएगा। जैसे क्यों? क्योंकि वहां पे जो यदि मजदूर रह रहा है तो वहां पे उन लोगों को क्या चाहिए, राशन भी चाहिए। तो राशन वाला कोई ना कोई बनिया आएगा, वो भी अपनी वहां पे दुकान लगा लेगा। जब मान लो दुकान से आटा दाल वगैरह लेने के लिए परचूनी की दुकान लग गई तो क्या होगा, कपड़े भी उनको चाहिए तो कपड़े वाली दुकान भी वहां पे लग जाएगी। इस तरीके से वहां पे क्या है, शहर बढ़ते गए, पसरते गए, बहुत बड़े शहर फैलते जा रहे थे। आवास और साफ सफाई की समस्या, लेकिन इस औद्योगिकीकरण की वजह से क्या हो गई, आवास की समस्या आई और साफ सफाई। क्यों? मजदूरों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बढ़िया से मकान बना के रहें। कहीं ना कहीं वह अपनी झुग्गी झोपड़ी बना लेता और उसके बाद में उसी में रहने लग जाता। लेकिन आपको पता है झुग्गी झोपड़ियां जब होंगी तो उनसे निकलने वाला पानी, यदि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो साफ सफाई नहीं होगी, और जब साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, व्यक्ति अस्वस्थ रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे गंदगी जैसे ही फैलेगी तो व्यक्ति को बीमारियां घेर लेगी। इस तरीके से व्यक्ति क्या रहने लग गया, अस्वस्थ। ये औद्योगिकरण के प्रभाव आ रहे हैं कि उद्योग तो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, निगेटिव इफेक्ट आ रहा है उसका। अब जब व्यक्ति अस्वस्थ रहने लग गया, इस तरीके की जब समस्याएं क्रिएट हो गई तो वहां पर उदारवादी और जो रेडिकल हैं वो इसके बारे में, इस समस्या का समाधान खोजते हैं कि किस तरीके से इन मजदूरों का स्वस्थ रहना जो जरूरी है ये कैसे हो पाए, कैसे इनकी आवास की व्यवस्था हो और किस तरीके से इनकी साफ सफाई की व्यवस्था, इन सब बारों में
बारे के अंदर उदारवादी और रेडिकल विचार करते हैं। क्यों करते हैं, एक और बताता हूं। जितने भी उद्योग हैं वो किस में हैं, निजी क्षेत्र के हैं, लेकिन कुछ उद्योग हैं वो इन उदारवादी और रेडिकल्स के पास भी है। इन रेडिकल्स के उन्होंने इतनी संपत्ति कहां से जुटाई, उन्होंने व्यापार किया, उद्योग लगाए, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि धन दौलत जुटाई। तो ये चाहते हैं बाकी जो तबका है वह भी क्या करे, इस तरीके के प्रयास करे, समृद्ध बन सकता है। तो इस तरीके की बातें उदारवादी और रेडिकल दोनों चाहते हैं। अब इसके साथ ही उनका ये भी मानना है, उदारवादी और रेडिकल्स का ये मानना है कि मजदूर यदि स्वस्थ रहेगा तो और पढ़ा लिखा होगा तो हम उसको लाभ अधिक होगा, क्योंकि व्यक्ति एजुकेटेड है और यदि स्वस्थ है तो काम अधिक कर पाएगा, उसका बौद्धिक विकास अधिक है तो भी काम अच्छे से कर पाएगा। तो इस तरीके से उनको पता है, और जब काम अच्छे से होगा तो क्या होगा, फैक्ट्री मालिकों का मुनाफा भी बढ़ेगा। तो ऐसा ये उदारवादी और रेडिकल सोचते हैं। ये लोग जन्मजात विशेषाधिकारों के विरुद्ध हैं, लेकिन ये रेडिकल्स और उदारवादी क्या नहीं चाहते, ये जो जिनको जन्मजात विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे सम्राट हैं, जैसे कुलीन जो लोग थे और पादरी वगैरह को जो जन्मसिद्ध अधिकार मिले हुए थे, बस जन्म गए पादरियों के घर में, बस ये हमको अधिकार मिल गई, इनके बड़े विरोधी थे। ये क्या चाहते थे, व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में गहरा विश्वास करते थे। ये चाहते थे कि व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है, मेहनत करता है तो उससे सफलता अधिक मिलती है और देश तरक्की करता है, विकास होता है। ऐसी बातें इनका मानना था। और इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए और जिनके पास में पूंजी है उनको बेरोक टोक काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, उन्हें उद्योग लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, समाज तरक्की कर सकता है। समाज क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो इस तरीके से ये उदारवादी और रेडिकल्स, जब ऐसी बात कोई व्यक्ति करे तो क्या होगा, इस कारण सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह से जुड़ गए। यदि कोई व्यक्ति मजदूरों के हित की बात करे तो मजदूर कहां पे आके जुड़ेगा, उस व्यक्ति से आके जुड़ेगा या उस समूह से आके जुड़ेगा जो उनके हित की बात करता हो। और आपको पता है अभी जैसे मैंने बताया, उदारवादी और रेडिकल्स क्या कर रहे हैं, मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनके पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि जितने भी पुरुष और जो महिलाएं हैं वो सारे किन से, उस ग्रुप से जुड़ने लग गए। लेकिन ये बात किनको नहीं जमती, सरकार और पूंजीपति ऐसा नहीं चाहते। ये उदारवादी और रेडिकल्स को छोड़कर जितने भी जो कुलीन वर्ग हैं, पादरी वर्ग हैं या अन्य जो समृद्ध लोग हैं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनका हक मारा जा रहा है, वो क्या है, इस बात को नहीं चाहते कि हमारे विशेषाधिकार समाप्त हो जाएं या ये लोग समृद्ध बने। तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अब जब ऐसा नहीं चाहते, अब आगे और बताता हूं। 1815 ईस्वी में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। 1815 आपको याद होगा, मैंने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है और नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी में क्या होता है, वाटरलू के युद्ध में जब इंग्लैंड से पराजित हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, फ्रांस या फ्रांस के अन्य जितने भी स्थान है, जैसे जर्मनी ले लो, इटली ले लो, ऑस्ट्रिया ले लो, जहां पे उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन ने क्या किया था, वहां पर उन स्टेट्स को जीतकर अपने परिवार के सदस्यों को राजा बना दिया था। जैसे वो हार गया तो क्या होगा, वहां पे पूर्व में जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उनको गद्दी से उतार दिया और स्वयं अपने वहां पे आ गए। तो वो जो सम्राट हैं, वो जो पूर्व में राजा थे और नेपोलियन के हारने के बाद वापस जो सम्राट बन गए, वो लोग ऐसा नहीं चाहते। और वो तो वैसे ही इतने सालों से जो दबा हुआ गुस्सा था निकालने को उतारू हो रखे। लेकिन अब जनता समझ गई, जागरूक हो गई। अब वो क्या चाहते हैं, राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स ये सब मिलके क्या चाह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए और ऐसी सरकारें जो अभी बनी है 1815 के बाद, इनको समाप्त करने देना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में राजाओं का तख्ता पलट का प्रयास में लग गए। और ये जो लोग हैं, क्रांतिकारी जो लोग हैं, ये इन देशों में फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में क्या करने लग गए, राजा के खिलाफ इस तरीके से साजिश रचने लग गए कि इसको तख्ता पलट कर दिया जाए।
राष्ट्रवादी क्रांति के माध्यम से राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। यहाँ पे एक और विचारधारा आती है राष्ट्रवादी, वो अपने देश के प्रति समर्पित हैं। तो इस तरीके से वो राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि क्रांति के माध्यम से क्या किया जाए, इस राजा को हटा दिया जाए और बिल्कुल अपने एक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे उनके और ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को क्या हो, समान अधिकार प्राप्त हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, सबको बराबर अधिकार मिले। और 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी ने राष्ट्र की स्थापना के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। और 1815 के बाद क्या हुआ, इटली के अंदर, इटली में जो ये गिसेप्पे मैजिनी है, ये वहां के राजा को हटाने के लिए और पूरे इटली एक राष्ट्र को एक करने के लिए क्या करते हैं, राजा के खिलाफ ही क्या करते हैं, साजिश रचते हैं। क्यों? क्योंकि इटली एक नहीं है, अलग अलग कई टुकड़े हैं और वहां पे राजा शासन कर रहे हैं। वो क्या चाहता है, पूरी इटली एक होना चाहिए, पूरा राष्ट्र एक होना चाहिए। तो इस तरीके की इनकी विचारधाराएं हैं राष्ट्रवादियों की। इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से उदारवादी, रेडिकल्स और राष्ट्रवादियों ने मिलकर क्या कर रहे हैं, ये समाज जो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण करना चाहते हैं और समाज का विकास करना चाहते हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। और आगे ये किस तरीके से इस बात को करते हैं, इसको कैसे सफलता दिलाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।